आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड में सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व। उपकल्पना किस तरह से हमारे सामाजिक अनुसंधान में काम करती है। तो उपकल्पना एक कार्यकारी तर्क वाक्य होता है, पूर्व चिंतन, पहले से सोचा गया विचार, चिंतन, अनुसंधान के दौरान जिसकी परीक्षा की जाती है उसे हम उपकल्पना कहते हैं। जॉन गोल्टुंग थ्योरी एंड मेथड ऑफ सोशल रिसर्च में गणितीय आधार पर स्पष्ट किया है। पी एस और एक्स 1 2, पी प्रोबेबिलिटी संभावना, एस सेट फॉर यूनिट्स इकाइयाँ, x1 x2 वेरिएबल चर, इकाई यूनिट्स जिसके बारे में सूचना ग्रहण की जा रही है, चर वेरिएबल वे होते हैं जिसके बारे में सूचना ली जा रही है, मूल्य वैल्यू इकाई से प्राप्त चरों के जो गुण होते हैं उसे वैल्यूम लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अपन एक उपकल्पना बनाई कि पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ पुरुष और स्त्रियाँ इकाइयाँ होंगी और अधिकता यहाँ पर मूल्य होंगे और बुद्धिमान ये हमारे वेरिएबल ये चर होगा। तो इस तरह से जॉन गोल्टुंग ने एक गणितीय आधार पर उपकल्पना को स्पष्ट किया है, समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं हम उपकल्पना की विशेषताओं पर। सबसे पहले जो विशेषता है वो होती है स्पष्टता, क्लैरिटी। उपकल्पना में प्रत्येक अवधारणा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा, उसका मीनिंग, उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वे उपकल्पना जो स्पष्ट नहीं होती है उनके परिणाम भी अवैज्ञानिक होते हैं। इसलिए जब भी हम उपकल्पना का निर्माण करें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे पास स्पष्टता पहले ही नजर आनी चाहिए। दूसरी विशेषता है अनुभव सिद्धता। उपकल्पनाओं में अनुभव सिद्ध प्रमाणिकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। उपकल्पना का संबंध अनुभविक तथ्यों से होना चाहिए, आदर्शात्मक या नैतिक प्रतिमानों से। उपकल्पना की वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांच की जा सके, आदर्शात्मक तथ्यों से नहीं, जैसे अच्छा बुरा, सत्य असत्य आदि से नहीं होनी चाहिए। जैसे मानव हत्या पाप है या पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, ये उपकल्पनाएं प्रयोग सिद्ध नहीं होती, इन्हें वैज्ञानिक उपकल्पना नहीं माना जाता है। तो अनुभव सिद्धता भी अपनी उपकल्पना की एक विशेषता है। तीसरी विशेषता जहाँ यहाँ पर बात करते हैं वो है विशिष्टता। उपकल्पना का अध्ययन या उपकल्पना अध्ययन के किसी भी विशिष्ट पक्ष से संबंधित हो, सामान्य पक्ष से नहीं होनी चाहिए। विशिष्टता से और विशिष्टता के कारण हमारे अनुसंधान का व्यावहारिक व महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। सामान्य भाषा में प्रस्तुत उपकल्पना देखने में आकर्षक हो सकती है लेकिन अनुसंधान के लिए उपयोग नहीं हो सकती। अतः अनुसंधानकर्ता ऐसे विषयों को चुने जो अनुभविक दृष्टि से व्यावहारिक हों। चौथी जो विशेषता बताते हैं उपकल्पना की वो है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। उपकल्पना ऐसी हो कि उपलब्ध प्रविधियों से उसकी परीक्षा हो सके, उसका परीक्षण हो सके, उसकी जांच हो सके। अनुसंधान में ऐसे उपकल्पनाएं व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध नहीं हों। अनुसंधानकर्ता ये नहीं जानता है कि उसकी उपकल्पना की जांच के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं। वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में भी असफल रहता है। अतः उपकल्पना प्रचलित प्रविधियों के अनुसार ही होनी चाहिए। अगली विशेषता है सिद्धांत समूह से संबंधित। उपकल्पना में ध्यान रखें कि पहले प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों से संबंधित हो। नए अनुसंधानकर्ता इस नियम की अवहेलना करते हैं। इनकी उपकल्पना किसी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है। ये ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें आकर्षक लगे। इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पहले से प्रस्तुत सिद्धांतों को पुष्टि करेगा या नहीं करेगा। अतः उपकल्पना व सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो उपकल्पना का निर्माण
सिद्धांत के संदर्भ में ही हमेशा करना चाहिए। अब उपकल्पना के जो प्रकार बताए यहाँ पर, वो सबसे पहले में हम बात करेंगे कि आनुभविक एक रूपता से संबंधित उपकल्पनाएं। इस उपकल्पना में हम ऐसी समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं जिनके बारे में पहले से सामान्य जानकारी हो, जैसे उद्योग में श्रमिकों की जाति पृष्ठभूमि या अस्पृश्यता। तर्क इसके ऊपर है कि इसके बारे में सब जानते हैं, कोई नवीनता नहीं है। इकाई एवं उपयोगिता नहीं, सामान्य जानकारी, अंधविश्वास, शंकाएं होती हैं। तो इस उपकल्पना के कार्य 3 स्तरों पर बताए गए हैं। मूल्य प्रदान निर्णय को अलग करती है। दूसरी बात है, पदों की व्याख्या करती है। प्रामाणिकता की जांच करती है। इसके बारे में सब जानते हैं, यह गलत है, यह प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद ही माना जाता है सही है या गलत है। दूसरा प्रकार है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। इस उपकल्पनाओं का उद्देश्य या ऐसी उपकल्पनाओं का उद्देश्य तार्किक एवं अनुभवात्मक एकरूपता के संबंधों का परीक्षण करना होता है। विभिन्न कारकों में अंतर संबंध स्थापित करना होता है। ऐसी उपकल्पनाएं आनुभविक एकरूपता से आगे बढ़कर समाज के संदर्भ में जटिल निर्देश को जन्म देती हैं। इनका उपयोग जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है, जैसे नगरीय समाजशास्त्र में शहरों के जीवन की व्याख्या के संबंध में। इस प्रकार की जो उपकल्पना है उसमें हम जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पना बताइए। अगला जो प्रकार है उपकल्पना का वो है कि विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं, या इसको कारणात्मक उपकल्पना भी बोलते हैं। ये उपकल्पना एक प्रकार के गुणों से दूसरे प्रकार के गुणों में परिवर्तन के मध्य सहज संबंध स्थापित करती है। इनका प्रयोग प्रयोगात्मक अनुसंधान में ज़्यादा किया जाता है। इनमें अंतर संबंधों की स्थापना का तार्किक आधार पर महत्व होता है। कारणात्मक उपकल्पना भी इसे हम कह सकते हैं। इससे ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर या किसी एक कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे कारक को प्रभावित करेगा। जैसे उत्तम फसल, ये एक उपकल्पना है। उत्तम खाद, बीज, भूमि, पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। तो तभी हम उत्तम फसल जो एक उपकल्पना सोची वो हमारी उपकल्पना सही साबित होगी। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयास विश्लेषणात्मक उपकल्पना में किया जाता है।